हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। तो ये है अप्रैल मंथ का 2026 का टोटल करंट अफेयर्स। तो इसमें आपको हर टॉपिक से कंटेंट मिल जाएंगे। पूरे अप्रैल के तमाम जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सब में बहुत काम आने वाला है। किन किन टॉपिक पर चर्चा होगी? राजनीतिक राज्यों के जो फैसले हैं, अदालतों के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, वायरस बीमारी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट जो नए हुए हैं इस महीने अप्रैल में, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है, डिफेंस रिलेटेड, सैन्य अभ्यास रिलेटेड इवेंट यानी घटना आयोजन वो जो सब हुआ है, स्पोर्ट्स है, महत्वपूर्ण अवार्ड बहुत सारे दिए गए हैं वो चर्चा करेंगे, इंडेक्स है, साइंस एंड रिसर्च हो गया, योजना यानी स्कीम राज्यों के केंद्र के वो चर्चा करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो अभी घटनाएं हुई हैं, पश्चिम एशिया में जो भी हो रहा था यानी ईरान, अमेरिका, इसराइल, इन सब को लेकर वहाँ पर विदेश, इसके अलावा भी इंटरनेशनल रिलेशन चर्चा करेंगे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड, निधन जो महत्वपूर्ण लोगों के हुए हैं, दिवस। तो ये सब कुछ आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक साथ ही मिल जाएगा। तो इसी के तरीके से हम बात करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राजनीति के अंदर जो फैसले से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और उससे पहले आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का बैचेज लिए हुए हैं। जैसे एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का है। दूसरा है स्पीसीएस लेवल का। इसमें आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट भी मिल जाते हैं, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है। इस वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ये पीडीएफ, वीडियो, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ इसके जरिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो ये सब कुछ होता है। आपके करंट अफेयर्स की तैयारी शानदार हो जाती है इसके जरिए। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और राजनीति के राज्यों के फैसले से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेते हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर, लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, तो अब यहाँ पर टोटल कितने जिले हो गए हैं? आंसर होगा 7, टोटल 7 जिले हो गए हैं। उपराज्यपाल कौन है? उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। तो उन्होंने 27 अप्रैल को इसकी मंजूरी दी है। तो नए जो जिले हो गए हैं कौन कौन? नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास, ये 5 नए जिले हैं। पुराने 2 जिले थे वो लेह और करगिल था। तो इस तरीके से ये टोटल की टोटल संख्या हो गई है 7। अगला क्वेश्चन, विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस फिर से संसद में पेश किया है? पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में भी पेश कर दिया। आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 324। ठीक है, और उसका जो 5वां सेक्शन है उसके तहत, उसी में सीसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है। बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। ठीक है, तो पहला नोटिस जब खारिज हो गया था उसके बाद फिर विपक्षी सांसदों ने फिर से अप्रैल 2026 में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये नोटिस दिया है। और संसदीय इतिहास में पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया हो, वो भी दूसरी बार। ठीक है, तो विपक्ष ने चुनाव आयोग या कहें इनको खास तौर पर इन पर कामकाज में पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण आचरण, इन सब के लिए जो है ना वो आरोप लगाया है। तो हटाने की जो प्रक्रिया क्या होती है? अनुच्छेद 324(5) में ये बताया गया है। क्या है? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। प्रक्रिया ये होती है कि संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, और प्रस्ताव भी एक खास, मतलब जैसे इसमें प्रस्ताव से पहले नोटिस दिया जाता है। नोटिस के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना चाहिए लोकसभा में, और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए राज्यसभा में। उसके बाद ही इस नोटिस पर विचार होता है, और फिर उसके लिए मतलब इस प्रस्ताव पेश किया जाता है, और फिर 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? बीजेपी में शामिल हो गए हैं, भाजपा में। ठीक है, पंजाब से 7 और 3 दिल्ली से सांसद थे आपके, और अब 7 इनमें से जो है ना वो चले गए हैं बीजेपी में। राघव चड्ढा हैं, संदीप पाठक हैं, अशोक कुमार मित्तल हैं, लोली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, हरभजन सिंह हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, विक्रमजीत साहनी है, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, ये सब जो है ना वो दल बदल करके दूसरे चले गए हैं।
हालांकि इन पर अभी तक एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं हुआ है, क्योंकि जो उसमें यह है कि अगर मतलब दल बदल विरोधी कानून जो है ना, उसको संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत है वो, और उसके तहत ये है कि पार्टी के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य एक साथ अगर पार्टी छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। तो यहाँ पर ये कहा गया कि भाई लोग मतलब राज्यसभा में जो सदस्य थे तो उसमें से 7 निकल गए आए हैं, तो इसलिए लागू नहीं होता है। और बाद में इसको राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी ओके कर दिया है कि ठीक है, यह मर्जर सही है। अगला क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य में खासी और गोरो भाषाओं को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो मेघालय। ठीक है, मेघालय के राज्य मंत्रिमंडल ने 16 अप्रैल को मेघालय राज्य भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी, और इसी के तहत अंग्रेजी के साथ साथ, मतलब अंग्रेजी पहले से वहाँ की राज्य की भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज, अब ऑफिशियल लैंग्वेज खासी और गोरो इसको भी शामिल किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, उन्होंने ये कहा कि ये ऐतिहासिक बदलाव है और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो संविधान की अनुसूची में जो शामिल है जो भाषाएं 22 भाषाएं, उसमें उसको बढ़ाकर इसको भी शामिल किया जाए, खासी और गारो उन सबको। तो प्रश्न यहाँ पर होगा, 131वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस तरह के बहुमत की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में लोकसभा में यह खारिज हो गया? आंसर होगा विशेष बहुमत, यानी टोटल का 50% प्लस उपस्थित जो भी लोग हैं उसका 2/3। ठीक है, तो इतने तो बहुमत ये होना चाहिए थी। और ये विधेयक चूंकि राज्यों के प्रतिनिधियों को प्रभावित कर रहा था, यानी लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों को, इसलिए दूसरे चरण में, यानी अगर संसद से पास भी हो जाता तो उसके बाद कम से कम आधे, मतलब देश के आधे राज्यों की विधानसभा से भी अनुमति लेने की जरूरत थी। ठीक है, तो ये 3 विधेयक थे और पहला जो विधेयक था वही था संविधान का 131वां संशोधन विधेयक। ठीक है, और ये विधेयक परिसीमन से जुड़ा हुआ था और अपरोक्ष रूप से ये महिला आरक्षण से भी जुड़ा हुआ था। तो यही जो लोकसभा में वोटिंग हुई और उस दौरान ये विधेयक पास नहीं हो सका था। इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे और विपक्ष में 230, लेकिन 2/3 बहुमत की जरूरत थी तो उतना पूरा नहीं हो सका। ठीक है, तो ये जब ये खारिज हो गया, उसका सरकार ने कहा कि ये दोनों जो विधेयक हैं हम इसको टेबल पे नहीं रखेंगे, तो उसके बाद इस पर भी वोटिंग वगैरह नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये क्या था संक्षेप में बताऊं, 131वां संविधान संशोधन विधेयक, ये लोकसभा में सीटों की भारी बढ़ोतरी के बारे में था। अभी क्या है ना, टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 543, और इसको बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। और इससे जितने संख्या ज़्यादा बढ़ती और वो सब कुछ जो है ना महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात ये थी कि नारी वंदन अधिनियम जो था ना, उसमें ये प्रावधान था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 2023 में पारित हुआ था। और उसमें ये था कि ये मतलब 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, लेकिन उसके लिए कोई तय अवधि नहीं थी। तो सरकार ये चाह रही थी कि नहीं अभी से ही हम कर दें, और जो अभी जनगणना चल रही है, सेंसस चल रहा है 2027 वाला, तो उससे पहले ही हम 2011 के सेंसस से करें। इसको लेकर विवाद हुआ और आखिरकार ये बिल खारिज हो गया। ठीक है, तो क्यों लाया गया था, एक और पॉइंट आप समझ लीजिए कि सीटों जो है ना वो फ्रीज हैं, कि मतलब जो जितनी लोकसभा की सीटें हैं अभी वर्तमान में वो फ्रीज की हुई हैं और 2026 तक फ्रीज है। अब 2026 के बाद ही उसको बढ़ाया जा सकता है कानूनन, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय फ्रीज कर दिया गया था संविधान संशोधन के जरिए। तो उसको सरकार चाह रही थी नहीं अभी से ही सब कुछ हो जाए, तो इसको फ्रीज को तोड़ना था, ये इंपॉर्टेंट बात थी और इसी के तहत ये खारिज हो गया। एक और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है महत्वपूर्ण बात, संविधान का अनुच्छेद 361, जो मैंने क्वेश्चन में बताया आपको
जो जिसका आंसर था कि विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। तो विशेष बहुमत का जिक्र कहाँ पर है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में। ठीक है, उसमें यही है कि अगर आप संविधान के संशोधन को करना चाहते हैं, संविधान संशोधन होना चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। उसमें यह होता है कि संसद की जो कुल स्ट्रेंथ है उसके आधे से ज्यादा वोट पक्ष में होने चाहिए, और इसके अलावा प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले जो सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उसका 2/3 वोट पक्ष में होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया और इस तरह से खारिज हो गया। अगला क्वेश्चन, सम्राट चौधरी बिहार के कौन से वे मुख्यमंत्री बने हैं? तो 24वें मुख्यमंत्री बने हैं वो। ठीक है, बीजेपी के लीडर हैं और बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। तो 15 अप्रैल को उन्हें शपथ दिलाई गई वहाँ के जो गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन, उन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो ये 24वें मुख्यमंत्री वहाँ के हो गए। अगला, अच्छा, पूरी लिस्ट मैंने दे दी है यहाँ पर और ये देख भी सकते हैं। पीडीएफ में भी पूरा लिस्ट है, बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, कब से कब तक रहे हैं, ये सब कुछ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री अप्रैल 2026 में कौन बने? आंसर क्या होगा इसका? विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये दोनों। बिहार की जो नई सरकार है उसमें इन दोनों को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राजनेता के पास 10 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 20 वर्ष तक इस पद पर रहने के बाद अप्रैल 2026 में इस्तीफा दे दिया? नाम क्या है इनका? नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो राज्यसभा के सदस्य हैं और 20 साल तक बिहार के सीएम रहे हैं। इन्हीं के इस्तीफे के बाद बिहार में सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, तो रिकॉर्ड 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल की बात है, नवंबर 2025 में। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के पास है। अब तक कब कब मुख्यमंत्री बने, पूरी लिस्ट 2000 से लेकर अब तक की मैं दिखा रहा हूँ। बीच बीच में पाला बदलते रहे बीच में। ठीक है, तो ये सब चीजें हुई हैं। एक बार दूसरे मुख्यमंत्री भी बने, मतलब कई बार ऐसा हुआ है और फिर से ये मुख्यमंत्री बनते चले गए। ओके, तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने, शपथ लेने का रिकॉर्ड इनके पास है। उसके बाद फिर वीरभद्र सिंह के पास है और जयललिता के पास है। ठीक है, लेकिन अगर सवाल हो कि सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड, वो इनके पास नहीं है। कितनी बार बने वो तो रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक की बात करेंगे, वो जो रिकॉर्ड है ना, वो किनके पास है? वो पवन कुमार चांगली के पास है। सिक्किम के मुख्यमंत्री थे वो। 5 बार में कुल 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर नवीन पटनायक हैं, ज्योति बसु, गोगोंग अपांग और फिर ललथन हलवा। तो ये हैं, ये पूरा का पूरा मामला है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस राज्य ने सभी लाइसेंसी जो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया और भाषा नहीं आने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे? इसके लिए बाजाप्ता चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सरनाइक, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है अप्रैल में ही और कह दिया है कि 1 मई से ये सब चीजें नियम लागू हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षा विभाग ने सार्थक नाम अभियान शुरू करने का आदेश जारी किया, जिससे बच्चों के जो पुराने और अटपटे जो नाम है वो बदले जा सकेंगे? तो नाम, इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, दरअसल कई तरह के नाम लिख दिए जाते हैं जो अटपटे से होते हैं, तो सरकार ने कहा कि अगर माता पिता की इच्छा है तो उसको नाम को बदलवा दिया जा सकता है और स्कूल में ही जो रजिस्टर है उसमें नाम चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के महाभियोग का नोटिस दिया, जिसे खारिज कर दिया गया? लोकसभा और विधानसभा दोनों के जो महासचिव हैं उन्हीं के द्वारा, या लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उनके द्वारा? आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 324 और उसका जो 5वां भाग है वो इसका हिस्सा है। तो विपक्षी दलों के द्वारा ज्ञानेश कुमार को हटाने की कोशिश की गई थी और ये जो लेटर है ना वो 12 मार्च को सौंपा गया था राज्यसभा के सभापति को और फिर उसी के बाद फिर लोकसभा के सचिवालय को भी सौंपा गया था
और पहली बार था जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, क्या है हटाने की प्रक्रिया अगर हम देखेंगे तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। और इसके लिए मतलब दुर्व्यवहार, साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता, इन सबको आधार बनाना होता है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आप देख ही रहे हैं 324। ये अभी हाल ही में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे भी गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं आप कि भारत की पहली ओपनली क्वीर सांसद कौन बनी है, नाम क्या है उनका? नाम है उनका डॉक्टर मेनका गुरु स्वामी। ठीक है, ओपनली क्वीर हैं ये। वैसे इनको माना जाता है कि ये लेस्बियन है, इनकी पार्टनर भी वकील हैं। तो इन्होंने शपथ ली है और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में इनको भेजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के द्वारा पारित जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026, उसका मुख्य उद्देश्य इनमें से मतलब क्या है? क्या कहेंगे हम? आंसर क्या होगा इसका? व्यापार और जीवन को आसान बनाना, यही है इसका उद्देश्य। तो संसद के दोनों सदनों ने अप्रैल में इस विधेयक को पारित कर दिया। और देखिए, इससे पहले भी 2023 की बात है जब जन विश्वास अधिनियम लाया गया था और उसी को संशोधित किया गया। इसके जरिए क्या है, बहुत सारे जो कानून है उन सब में बदलाव किया गया है। और आपके देखिए कि 79 केंद्रीय कानूनों में बदलाव कर दिए गए इसके जरिए, और ये सब 23 मंत्रालय के द्वारा प्रशासित होते थे। 784 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। बहुत सारे ऐसे चीज़ों में जो जेल का प्रावधान था उसको जुर्माने के तौर पर बदल दिया गया है, ताकि ये पूरा पूरा हम क्रिमिनलाइजेशन जो है ना उसको कम करें, किसी अगर छोटी मोटी गलती है तो उसको। ठीक है, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है बहुत सारी चीज़ों को। ओके, जो मैंने बताया कि जेल की सजा को अब आर्थिक जुर्माना वगैरह कर दिया गया है, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें यही है कि 10% जुर्माना जो ना स्वतः हर साल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा जो निर्धारित आधिकारिक समय सीमा थी वो क्या थी, जिसके एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा कर दी पूरे देश को। आंसर होगा 31 मार्च 2026। ठीक है, तो संसद में ये ऐलान 30 मार्च को ही कर दिया लोकसभा में कि भारत जो है ना वो नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है। नक्सलवाद भारत के, ये मैप देख रहे हैं आप, इसमें जो रेड कलर है वहां पर नक्सलवाद बहुत ज़्यादा था। और सरकार ने पिछले 1-2 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम ये हमारी टारगेट है, नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। इसका बड़े पैमाने पर नक्सली मारे भी गए और बहुत सारे टॉप लीडर्स थे, उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। और नतीजा है कि अभी भारत में बताया जा रहा है कि नक्सलवाद मुक्त हो चुका है भारत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर होगा अमरावती। ठीक है, देखिए पहले 3 राजधानियों का प्रस्ताव था, 3 राजधानी जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने पेश किया था, जिसमें विशाखापट्टनम, अमरावती, करनूल ये सब बनाने की का प्रावधान था। लेकिन अब सीधे तौर पर अमरावती को ही वहाँ की राजधानी बनाने की बात है। ठीक है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका यही ये सपना है कि ये जो राजधानी है वो दुनिया की बेस्ट जो सिटीज़ हैं उसमें से एक हो। तो यही एक बदलाव देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, तो उसको इनमें से किसकी मान्यता दी है? आंसर होगा डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसकी मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं हम लोग वायरस और बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया भर में 8.4 लाख लोगों की मौत उन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती है जिसका सीधा संबंध जो है ना वो कार्यस्थल के तनाव और खराब मानसिक वातावरण उससे है? आंसर का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का जो नाम है वो है
द साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पाथवे फॉर एक्शन। इसी में कहा गया है कि जो अत्यधिक काम के घंटे हैं, नौकरी की असुरक्षा है, कार्यस्थल पर जो हरसमेंट होता है, काम का असंतुलन है और बहुत ज़्यादा दबाव है, इसके कारण क्या है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मानसिक बीमारियां, ये सब समस्याएं ये सब हो रही हैं। और गजब की बात और भी है कि 35% जो कर्मचारी हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं या फिर काम करने को मजबूर किया जाता है, 23% लोग उत्पीड़न का सामना करते हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा बताया गया। 18% मानसिक उत्पीड़न के मामले हैं और हर साल इसकी वजह से 45 मिलियन डेज स्वास्थ्य जीवन का नुकसान होता है और वैश्विक जीडीपी को 1.37% का नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, WHO ने नवजात शिशुओं के लिए किस बीमारी की पहली दवा की मंजूरी दी है? इनमें से कौन है? तो मलेरिया है। तो उसमें क्या है ना, अर्टेमेथर और ल्यूमेफेंट्रिन नाम की दवाओं का कॉम्बिनेशन है और ऐसी पहली दवा है जो 5 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशुओं के लिए सुरक्षित बताया गया है। अब तक क्या होता था कि नवजातों के लिए खास तौर पर अलग से मलेरिया की जो दवा है वो नहीं होती थी, तो जो बड़े लोगों को या किशोरों को जो दवा दी जाती है वही दी जाती थी और उसके लिए शिशुओं के लिए असुरक्षित होता था उसका जो रिएक्शन है वो सब। तो अब स्पेशली इनके लिए, अब बच्चों के लिए अब आ गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2008 के बाद पैदा हुए लोगों पर जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें खरीदने पर वर्ष 2027 से बैन लगाने का कानून लागू कर दिया है? आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। ठीक है, तो नए नियम के अनुसार 1 जनवरी 2027 से मतलब ये कानून जो है वो लागू हो रहा है। उसमें 2008 और उसके बाद पैदा हुए जो तमाम बच्चे हैं, लोग हैं, वो सब कानूनी तौर पर सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। दुकानदार को कहा गया है कि वो बेचने से पहले हर ग्राहक की उम्र चेक करें, वो समझे कि वो कितने हैं। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर यानी यूनाइटेड किंगडम में हर साल 76,000 से ज़्यादा लोग सिगरेट से जुड़ी हुई बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, फेफड़े वर्ग की समस्या, इन सब से जान गंवा रहे हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर कि किस पड़ोसी देश में खसरा से कई मौतें और 7,500 से ज़्यादा संदिग्ध मामले सामने आए, उसके बाद फिर आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। बांग्लादेश में किया गया, ये 5 अप्रैल को वहाँ पर ये अभियान शुरू किया गया है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की ओर से ऐलान किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन होगा, कैश कांड में महाभियोग प्रक्रिया झेल रहे किस जज ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया? आंसर होगा यशवंत वर्मा। कैश कांड क्या हुआ था? मतलब इसी की माना जा रहा है कि इसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हुआ ये था कि पिछले साल 2025 की बात है, 14 मार्च को दिल्ली में उनके सरकारी आवास के एक हिस्से में आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंची तो वहां पर जले हुए या आधे जले 500 रुपए के बहुत सारे नोट मिले और ये बताया गया कि कई करोड़ों में थे। और उसके बाद इंक्वायरी वगैरह हुई तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इंक्वायरी करवाई और इसमें पाया गया कि ये दोषी हैं, ये कोई जवाब सही नहीं दे पाए कि इतना रुपया आया कहाँ से। हालांकि यशवंत वर्मा ने कहा था कि नहीं नहीं हमें फंसाया जा रहा है, साजिश है। और ये मामला फिर संसद में भी गया था, संसद में इसकी जांच हुई, कमेटी बनाई गई और जांच रिपोर्ट में भी यही पाया गया सही है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चल रही थी लेकिन उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब तो होगा कि इम्पीचमेंट तो नहीं होगा क्योंकि अब पद पे नहीं है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो सब चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, लीसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो बनी है। महत्वपूर्ण हो जाता है जब पहली बार कोई बनता है। तो पंजाब की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस महिला को अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी इंटरिम CEO नियुक्त किया है? नीतू सामरा को किया है। ठीक है, दरअसल क्या है ना, इससे पहले जो थे वो स्विस नागरिक थे जो क्रिस्टोफर श्लेनवान वो थे CEO, लेकिन भारतीय कानून के अनुसार CEO का जो पद है ना उस पर भारतीय नागरिक का होना ज़रूरी है, खास तौर पे जो एयरपोर्ट्स हैं उन सब के CEO का।
ठीक है। एयरलाइंस कंपनियों का तो चल सकता है, लेकिन एयरपोर्ट के सीईओ भारतीय नागरिक होने चाहिए, और इसी वजह से ये बदलाव किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन कहिए, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा, वाइस चेयरमैन होगा यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा अशोक लाहिड़ी, ठीक है। तो वरिष्ठ वो अर्थशास्त्री हैं अशोक लाहिड़ी, उनको वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है 24 अप्रैल को। ओके, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी यानी नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया है? श्रीकांत वेलामाकन्नी, उनको, वो फ्रैक्टल एक समूह के सह संस्थापक हैं वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी के डायरेक्टर किसको बनाया गया है? राजेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। सवाल है, अगर हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन बने हैं तो वह कौन सी बार इस पद पर के लिए चुने गए? तो तीसरी बार चुने गए हैं, ठीक है। 17 अप्रैल को उनको तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया, निर्विरोध उनको चुना गया, विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं था। हरिवंश नारायण सिंह जो है ना वो राज्यसभा के मनोनीत सांसद हैं। इससे पहले वो 2 बार जेडीयू की तरफ से सांसद बन के आए थे उस पार्टी की ओर से, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला था तो मनोनीत कर दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। और पहली बार है जब किसी मनोनीत राज्यसभा सदस्य को उपसभापति चुना गया है, ठीक है। तो इससे पहले ये 2008 में पहली बार राज्यसभा के उपसभापति बने थे, दूसरी बार 2020 में बने थे, और तीसरी बार 2026 में राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। अच्छा, सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति, और उपसभापति जो होते हैं वो चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आ गए थे। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद, क्या है पद का नाम? तो गवर्नर्स चेयर, उसके लिए चुना गया है। आंसर का दीप जरीवाला, ठीक है। 2027 में वो ये पद संभालेंगे और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका का है, उसके प्रोफेसर हैं, तो भारतीय मूल के हैं, इसलिए प्रश्न आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, उसके नए सीएमडी कौन बने यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर? तो संजय खन्ना को बनाया गया है। केंद्रीय जो कैबिनेट समिति है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उन्होंने ये नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन, यस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो विनय मुरलीधर टोनसे, उनको बनाया गया है, ओके, प्राइवेट बैंक है उसी का। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के सीईओ ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अप्रैल 2026 में पद छोड़ दिया था, नाम क्या है उनका? कैंपबेल विल्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल, उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी कौन बने हैं? तो वंशी राम मोहन बुर्रा, ठीक है। तो 31 जुलाई से वो इस पद पर होंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए, एक प्रमुख पद है, तो उसके चीफ किसको बनाया गया है? आंसर होगा वीर विक्रम यादव, ठीक है। और किसकी जगह बनाया गया है? फैज अहमद किदवई की जगह इनको नियुक्त किया गया है। फैज अहमद किदवई के दौरान ही इंडिगो का मामला हुआ था जिसमें हजारों फ्लाइट्स रुक गई थी और पूरे देश भर के ज़्यादातर जो एयरपोर्ट थे वहाँ पर मतलब अफरा तफरी की स्थिति हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने? विलियम वॉल्श नाम है इनका, ठीक है। तो इंडिगो की जो मूल कंपनी है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, तो उसी ने इनकी नियुक्ति की है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। ऐप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने बेसिक मेंबरशिप बैच या फिर आईएसपीसीएस मेंबरशिप बैच लिया हुआ है वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो शार्प लर्निंग ऐप देख लीजिएगा आप।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए समझौता हुआ, तो इसके तहत 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके कितना करने का लक्ष्य है, तो 5 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य है। तो ये महत्वपूर्ण एक समझौता अभी हुआ है। 27 अप्रैल को एफटीए पर सिग्नेचर हो गया है और इसके तहत ये है कि 100% शुल्क मुक्त ये पहुंच प्रदान करेगा एक दूसरे देशों को। हालांकि कुछ चीज़ें रखी गई हैं एक्सेप्शन के रूप में, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री और वहाँ की इंडस्ट्री उसको भी बचाव हो सके। तो विशेषताएं क्या हैं अगर हम वो देखें, तो एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि शुल्क मुक्त पहुंच है और इससे क्या होगा, 20 अरब अमेरिकी डॉलर उसका निवेश की प्रतिबद्धता भी रखी गई है कि न्यूजीलैंड जो ना भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर वो निवेश करेगा अगले कुछ सालों में। ठीक है, तो ये देखिए इतने सारे चीज़ों में जो ना 10% का टैरिफ लगता था वहाँ पर, यानी यहाँ का सामान अगर न्यूजीलैंड भेजा जाता था बेचने के लिए तो इतना टैरिफ लगता था 10%, 5%, ये इतना। अब ये ज़ीरो कर दिया गया है इन सब चीज़ों पर, टेक्सटाइल हो, लेदर हो, इंजीनियरिंग हो, फार्मा, एग्रीकल्चर, मरीन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, इन सब चीज़ों पर। ठीक है, एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात के लिए 100% जो है ना पहुंच वहाँ पर दी गई है, खासतौर पर टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है। लकड़ी, कुकिंग, कोयला और धातु, इन सब की वहाँ पर बेहतर पहुंच हो पाएगी। संवेदनशील जो घरेलू क्षेत्र है उनका संरक्षण भी किया गया है, जैसे भारत में घरेलू मतलब भारत के जो किसान हैं उन सब और जो पशुपालक हैं उसके लिए कुछ एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें डेयरी, एग्रीकल्चर, रत्न और आभूषण, इनको टैरिफ से मुक्त नहीं किया गया है। मतलब ये वहाँ से अगर सामान भेजेंगे तो इन सब पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, ताकि सस्ता माल यहाँ पर ना आए और उससे हमारी जो इंडस्ट्री है वो बर्बाद ना हो, इसके बचाव के लिए। अगला है भारी निवेश की प्रतिबद्धता, जो मैंने आपको बताया 20 बिलियन डॉलर अगले 15 वर्षों में। सेवा क्षेत्र में क्या है, आईटी, एजुकेशन, फाइनेंस, पर्यटन, इन सब को लेकर ना ये है कि वीजा मिलेगा वहाँ पर, और वहाँ पर जो भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी काम, वर्किंग वीजा भी मिल सकेगा, वो काम कर सकेंगे। और सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी मोस्ट फेवरेबल नेशन, इसका भी दर्जा एक दूसरे को दिया जा रहा है, ओके, ताकि अवसर बेहतर दोनों को मिल सके। गतिशीलता और रोजगार, 5,000 अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मिलेगा 3 साल के लिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। एग्रीकल्चर उत्पाद और कहाँ किसान सहायता, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात हुई है। फाइनल हुआ है एमआरए जो होता है ना वो उसके तहत, यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, मतलब जैसे भारत का जो जीआई टैग प्रोडक्ट है उसको वहाँ भी मान्यता मिल जाएगी, तो उसके लिए वो लोग कुछ काम करेंगे, अपने कानून में बदलाव वगैरह करेंगे। जैसे भारत का जो बासमती चावल है, चाय है, तिलहन है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खास तौर पर वो सब है, उसको भी वहाँ पर महत्वता मिलेगी, ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यहाँ का अगर सर्टिफिकेशन है तो वहाँ भी वही मान्यता दी जाएगी। अब बौद्धिक संपदा पर बात हुई है कि वही जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले कानून को संशोधित करेगा। व्यापार सुविधा होगा, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर में कार्गो क्लियरेंस, ये सब चीज़ की बात की गई है। सांस्कृतिक सहयोग, आयुष, पर्यटन और स्पोर्ट्स, इसको लेकर भी बातचीत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार 2025 में, ये अभी डेटा आया है अप्रैल 2026 में, तो उसके अनुसार 2025 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी रैंकिंग क्या रही है, 6th पोजीशन पे भारत पहुंच चुका है। ओके, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आईएमएफ की ओर से जारी हुआ है उसके मुताबिक। ठीक है, तो अप्रैल 2026 में जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं तो भारत 6ठे स्थान पर है। कुछ समय पहले भारत 4थी या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताई जा रहा था और कहा जाता था कि हम 3रे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें यूनाइटेड किंगडम और जापान फिर से भारत से आगे निकल चुके हैं, इसलिए भारत अब 6ठे पोजीशन पर आ चुका है। तो ये देख रहे हैं आप 2025 का ये आंकड़ा, यहाँ पर ये रहा। भारत की इकॉनमी 3.92 ट्रिलियन डॉलर बताई गई है। ओके, उससे बेहतर यूनाइटेड किंगडम का है 4, और उससे बेहतर जापान का है 4.44, और सबसे बेहतरीन जो बड़ी इकॉनमी है वो तो अमेरिका है, ये 30.8 ट्रिलियन डॉलर की। अगर आप देखें तो 2026 में भी हम जो है वो
छठे स्थान पे ही रहेंगे 4.15 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित जो जीडीपी के अनुसार। लेकिन हम जो है ना वो फिर 2027 में हम बेहतर पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है, हम आ सकते हैं, आपको 4.58 ट्रिलियन डॉलर के साथ हम चौथे स्थान पर पहुंच सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे, फिर ये 2031 तक हम और बेहतर कर सकते हैं, तीसरे स्थान पर भी जा सकते हैं आने वाले वक्त में। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर होगा आखिर क्यों ये जीडीपी पर हम छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। वजह है, एक तो है रुपए की जो गिरावट हुई है, वो रुपया की स्थिति बहुत खराब है, डॉलर के मुकाबले 95 को भी पार कर चुका है, बहुत खासा हाल हालत है। चाहे हम अपनी जीडीपी बढ़ा लें, लेकिन अगर रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो डॉलर से ही जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तो डॉलर से ही तुलना की जाती है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो। जब रुपया डाउन होगा तो हमारी इकोनॉमी का वैल्यू जो है ना अपने आप कम हो जाएगा डॉलर की तुलना में। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने अभी बेस ईयर को रिवाइज किया है। ठीक है, तो बेस ईयर हम लोगों ने बदल दिया है और 2022-23 को बेस ईयर कर दिया है, तो इसकी वजह से भी हमारे जीडीपी में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तीसरी बात यह है कि जापान और ब्रिटेन या कहें यूनाइटेड किंगडम, उनने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर किया है, मजबूत किया है। और जो जापान के जो मुद्रा है येन, वो उसकी जो मुद्रा है ना वो मजबूत हुई है पिछले दिनों में। ठीक है, तो इसी की वजह से भारत की जो जीडीपी है वो 6th स्थान पर पहुंच गई है। भारत में मार्च 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? तो 3.4% रही है। ठीक है, पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, यानी युद्ध जो चल रहा है, उसकी वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई है और बाकी चीज़ों में वृद्धि हुई है, उसकी वजह से ये जो महंगाई दर है वो बढ़ी हुई दिख रही है। अच्छा, कौन जारी करता है ये खुदरा महंगाई दर? एनएसओ जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये कैसे तय होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के जरिए तय होता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही है? 3.88% रही है। ठीक है, और ये कौन जारी करता है थोक महंगाई दर? तो डीपीआईटी जारी करता है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसकी ओर से जारी होता है। और थोक महंगाई दर का सूचकांक कैसे तय होता है? तो डब्ल्यूपीआई के जरिए तय होता है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सहकारी संगठन का नाम बताएं जिसका टर्नओवर जो ना वार्षिक एनुअल वो 1 लाख करोड़ के पार कर गया है। आंसर क्या हुआ? GCMMF यानी अमूल। ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, तो उसी ने ये अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया है। और 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप वो इसने जो है ना वो टर्नओवर कही है, मार्केट कैप तो और भी ज़्यादा, टर्नओवर वो पार कर लिया है। तो गुजरात के आणंद में ये इसका मुख्यालय है और वहीं से ये शुरू हुआ था। 18 जिलों, गुजरात के 18 जिलों का ये सहकारी संघ है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि टॉप 5 जो सहकारी संस्थाएं हैं टर्नओवर के आधार पर, तो कौन कौन है? नंबर 1 वही मैंने अभी बताया आपको, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये अमूल। दूसरे स्थान पर इफ्को है, उसका टर्नओवर 40 से 45 हजार करोड़ है। फिर नेफेड है जिसका टर्नओवर 25,000 से 30,000 करोड़ है। फिर ये है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी किर्भको, उसका टर्नओवर 15 से 20,000 करोड़ है। फिर ये इंडियन पोटास लिमिटेड है, इसका टर्नओवर 10,000 से 15,000 करोड़ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आपने जान लिया। और अब बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जो रिपोर्ट जारी हुई है 2026 में, तो उसके मुताबिक 2025 में भारत का वैश्विक सैन्य व्यय यानी मिलिट्री स्पेंडिंग किस स्थान पर रहा? तो 5वें स्थान पर रहा है भारत के। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी की है और उसी के मुताबिक ये देखिए 5वें स्थान पर भारत है। ठीक है, तो ये है, हालांकि भारत ने अपना सैन्य खर्च जो ना काफी बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश नंबर 1 है? तो मैंने पहले बताया
अमेरिका जो है ना वो नंबर 1 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा। और ये देखिए टोटल दुनिया का जो सैन्य खर्च होता है उसका 33% अकेले अमेरिका करता है, फिर चाइना है, फिर रशिया है, फिर जर्मनी है, उसके बाद फिर इंडिया का स्थान है। दुनिया में जितना भी मिलिट्री खर्चा होता है उसका 3.2% ये खर्च यहाँ होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय सैन्य अधिकारी को अमेरिका के आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल बैरक्स के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर क्या होगा इसका? अभी जो वर्तमान में है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो 24 अप्रैल को उनको ये सम्मान मिला है और ये सम्मान पाने वाले वो तीसरे इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इससे पहले जनरल वीके सिंह, जनरल विक्रम सिंह को ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, जो वहाँ के पूर्व स्टूडेंट होते हैं उनको ये अवार्ड मिलता है, वहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी रेलोस रक्षा समझौता लागू हो गया है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर 3000 सैनिक तैनात कर सकेंगे उतने तक? आंसर होगा रशिया। भारत और रूस के बीच में ये एग्रीमेंट फाइनल लागू हो गया है। एग्रीमेंट साइन हुआ था पिछले साल ही फरवरी 2025 में, ये लागू हो गया है 2026 से। और इसका खर्च भी दोनों देश मिलजुल कर उठाएंगे। 5 वर्षों के लिए है और इसके तहत तो दोनों देश एक दूसरे के जमीन पर सेना, साथ में मतलब ट्रांसपोर्ट और इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, ले जा सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। 5 वॉरशिप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये सब की तैनाती की अनुमति दी गई है। इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 उसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया। ठीक है, कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अलग अलग होते हैं, तो कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है। ये दिल्ली में 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आयोजित किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुसान कॉयल वो किस देश की सेना की पहली महिला प्रमुख बनी है? ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि दुनिया में पहली बार किस देश की सेना ने किसी महिला को सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ, दुनिया में भी ये बताया जा रहा है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु के तहत बर्फबारी और तूफान से भूस्खलन में फंसे लोगों को निकाला होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में ये अभियान चलाया गया। इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसी ने ऑपरेशन हिम सेतु। दरअसल हुआ यूं था कि भारत चीन की जो सीमा है ना, तो उसी के पास में उत्तरी सिक्किम में लाचेन में बर्फबारी और तूफान आ गया था और इसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया और पुल वगैरह भी टूट गए थे और 1400 से अधिक लोग फंस गए थे, बहुत सारे में पर्यटक भी थे। अगला क्वेश्चन, किस प्रोजेक्ट के तहत बने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तारागिरी उसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट 17A इसके तहत, और ये देख रहे हैं ये नीलगिरी क्लास का युद्धपोत है INS तारागिरी। तो 3 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तो वहाँ पर ये इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। और इसको कहाँ पर तैयार किया गया? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, उसी ने ये तैयार किया। प्रोजेक्ट 17A उसका पूरा नाम है प्रोजेक्ट 17 अल्फा। ये इंडियन नेवी के द्वारा 2019 में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक नई श्रृंखला के लिए लॉन्च किया गया था और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत लॉन्च किया गया। पहला जो था वो नीलगिरी था, INS नीलगिरी, और ये सब हिमालय के पहाड़ी जो श्रृंखलाएं हैं उन सब के नाम पर रखा गया था और ये तारागिरी देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी न्यूक्लियर से संचालित सबमरीन का नाम बताएं जो नौसेना में शामिल हुई है? INS अरिदमन। ठीक है, और इसके बारे में हालांकि सरकार ने या इंडियन नेवी ने बहुत कुछ नहीं बोला है, गुप्त रखा है, क्योंकि ये न्यूक्लियर सबमरीन है। ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से चलती है। इसमें जो है ना वो छोटा सा रिएक्टर लगा हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, और यहाँ तक कि जलावतरण यानी पानी में जो उतारा गया ये भी गुप्त रखा गया। केवल रक्षा मंत्री ने एक संक्षिप्त सा पोस्ट किया था, शब्द नहीं शक्ति है, अरिदमन अरिदमन, बस इतना ही, और इसी से पता चला कि अरिदमन जो है ना वो इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है।
तो देखिए भारत के पास अभी 3 जो है ना न्यूक्लियर सबमरीन है। एक आईएनएस अरिहंत है, दूसरा अरिघात है, तीसरा है अरिदमन है, और चौथी भी पनडुब्बी वो बन रही है और आने वाले वक्त में सामने दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, एंटी सबमरीन वॉरशिप आईएनएस मालवन, उसको इंडियन नेवी में को सौंपा गया है, तो किस क्लास का युद्धपोत है? अभय क्लास का ये युद्धपोत है। ठीक है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, क्या कहें, शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये जो है ना तटीय सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, और उद्देश्य ये है कि जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी थोड़े छोटे होते हैं, तो क्या है कि उथले पानी में भी, उथला पानी मतलब समुद्र का जो किनारा है ना, मतलब समुद्र से करीब 200 300 400 मीटर बाद ही गहराई होती है। तो बड़े बड़े जो जहाज हैं वहीं दूर पे ही हो सकते हैं, या फिर उसके लिए बंदरगाह बनाना पड़ता है। तो जहाँ पानी कम है, अगर वहाँ कोई दुश्मन की पनडुब्बी है, उसका कैसे पता चलेगा? तो यही शैलो वाटरक्राफ्ट के जरिए इस तरह से पता चलेगा। अब बात करेंगे सैन्याभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो प्रश्न होगा, INSLN डाइवेक्स 2026 अभ्यास जो है ना वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका के बीच में। पूरा नाम क्या है? भारत श्रीलंका संयुक्त गोताखोरी अभ्यास। ठीक है, तो ये 21 से 27 अप्रैल 2026 को कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। चौथा संस्करण था, और भारतीय जहाज ने जो हिस्सा लिया है उसका नाम था INS निरीक्षण। ठीक है, INS निरीक्षण। अब बात करेंगे इवेंट यानी घटना, आयोजन, दुर्घटना, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स। प्रश्न होगा यहाँ पर, एक दशक बाद चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन किस शहर में 28 से 31 मई 2026 तक आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा न्यू दिल्ली में ये आयोजित होगा। ठीक है, 28 से 31 मई तक, 10 साल बाद होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इसकी थीम क्या है? आंसर होगा इसका AI स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी। क्लियर हो गई बात? तो ये 28 से 31 मई तक दिल्ली में ये आयोजन किया जाएगा। 1 दशक लग गए हैं इसमें, इसको आयोजित करने में। और ये जो ना ऐलान किया है भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2008 में होता न्यू दिल्ली में, दूसरा 2011 में हुआ था अदीस अबाबा में, तीसरा हुआ सम्मेलन 2015 में न्यू दिल्ली में, और चौथा न्यू दिल्ली में ही 2026 में ये सम्मेलन वो होने जा रहा है। पुथांडु क्या है, जो खासतौर पर तमिलनाडु में मनाया जाता है? तमिल नव वर्ष है ये। ठीक है, और 14 अप्रैल को मनाया गया इस बार 2026 में। अब चर्चा करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। प्रश्न होगा यहाँ पर, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो ताशकंद मिली है, उज्बेकिस्तान की राजधानी उसको। तो 2027 में ये आयोजन होगा, और पहली बार है जब किसी सेंट्रल एशियन कंट्री को ये प्रतिनिधित्व का जिम्मा मिला है। ठीक है, मतलब मेजबानी का जिम्मा मिला है, मध्य एशियाई देश है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी का नाम बताएं, जिन्होंने अप्रैल 2026 में रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंसर का स्मृति मंधाना। ठीक है, उन्होंने ये 17 अप्रैल को जो ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए किस अथॉरिटी का गठन किया है? आंसर को ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI उसको गठन किया है, और ये रेगुलेट करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को ये व्यवस्था की गई है। 1 मई से इसका काम जो है ना वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सरकार ने क्या है ना, केवल ऑनलाइन गेम उन्हीं पर बैन लगाया है जो गेम ऑफ चांस है, यानी चांस से जो जीतते हैं, किस्मत से जीतते हैं, जो जुए सट्टेबाजी इन सब है। ठीक है, लेकिन अगर किसी में स्किल है तो स्किल वाले गेम पर वो बैन नहीं है, तो उसको चालू रखा जाएगा, और सट्टेबाजी से रिलेटेड को बंद किया जाएगा। तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। तो क्वेश्चन होगा, फिडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? महिला खिलाड़ी, आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू, ये नाम याद रखना है। तो 15 अप्रैल को साइप्रस के में जो वहाँ पर खेला गया था
उसी के दौरान वैशाली ने ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। और रूस की अनुभवी खिलाड़ी कैटरीना लोग्नो उनको हराकर ये पहली बार किसी भारतीय महिला ने ये खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने 42.195 किलोमीटर की मैराथन दौड़ मात्र 2 घंटे 11 मिनट और 58 सेकंड, ठीक है, इसमें पूरा कर लिया और 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आंसर होगा सावन बरवाल। ये इंडियन एथलीट हैं और सेना के जवान हैं, तो इन्होंने शानदार काम किया है और ये मतलब रिकॉर्ड ही बना लिया है, नेशनल रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में इनमें से किन खेलों को शामिल किया जाएगा? आंसर होगा हॉकी और क्रिकेट, ठीक है। तो 2030 में भारत जो है ना वो मेजबान है और अगर शहर की बात होगी तो अहमदाबाद में ये होना है। तो केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं उन्होंने ही ये ऐलान किया कि इन दोनों गेम्स को तो शामिल कर लिया गया है, ठीक है। आप देखिए, आपको बताऊं कि 2026 में जो अभी ग्लासगो में होने वाला है उसमें कई सारे गेम्स जैसे ये जो दोनों है ना ये उसमें नहीं है, लेकिन भारत 2030 में जो करवा रहा है उसमें इसको रखेगा। इसके अलावा दो और जो पारंपरिक खेल हैं जैसे कि कबड्डी, योगासन, खो खो, मलखंब, तो उनमें से दो और खेल जो भारतीय हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी है? आंसर होगा दिव्या सिंह, ठीक है, दिव्या सिंह बनी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 24 मार्च को उन्होंने साइकिल से मतलब 17,500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर जो बेस कैंप है, यहाँ पर बेस कैंप की बात हो रही है, ऐसा मत समझिए कि माउंट एवरेस्ट पर साइकिल से चढ़ गई हैं, नहीं। मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले जहाँ पर पहुँचना होता है उसके बाद फिर पैदल चलते हैं, वहाँ तक ये जो है ना वो साइकिल से पहुँचे। पेशे से शिक्षक हैं, साइकिलिंग और ट्रैकिंग उनका जुनून है। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली ऐसी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी जिसने हाथ पैरों की गंभीर अक्षमता के बावजूद वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में गोल्ड मेडल जीत लिया है? आंसर याद रखना है आपको, पायल नाग नाम है उनका। आप ये देखिए, इनके दोनों हाथ नहीं हैं और पैर भी नहीं है। आप देखिए, घुटने के पहले ही ये कटा हुआ है, एक तो घुटने के बाद है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओडिशा की हैं, 18 साल की हैं मात्र वो, और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड चैंपियन शीतल देवी जो भारतीय ही हैं उन्हीं को हराकर, ठीक है। ये जो है ना ओडिशा के बलांगीर जिले में वहाँ की रहने वाली हैं, दिहाड़ी मजदूर के घर में जन्मी थी और 8 साल की उम्र, मतलब ठीक ठाक थी, हाथ पैर सब थे। 8 ईयर की उम्र में इनको बिजली का झटका लग गया तगड़ा, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर दोनों चले गए और उसके बाद बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा और आखिरकार एक कोच ने की नज़र इन पर पड़ी थी कि इनकी कुछ खूबी है और उसके बाद उन्होंने पैरा गेम्स में इनको उतारा तीरंदाजी में। तो पैरा गेम्स में क्या होता है, पैरा मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी है ना वही सब खेलते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का विजेता कौन रहा? कर्नाटक रहा है। कर्नाटक ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम किया है और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आपको बताऊं कि ये जो आयोजन था वो छत्तीसगढ़ में हुआ था और छत्तीसगढ़ ने टोटल 3 गोल्ड 10 सिल्वर ये सब जीते हैं और सबसे ज़्यादा कर्नाटक ने 23 गोल्ड 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दूसरा स्थान ओडिशा का था, तीसरा स्थान झारखंड का था। अगला क्वेश्चन है, किस देश की ओलंपिक और विश्व बैडमिंटन चैंपियन कैरोलिना मारिन ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया? स्पेन की हैं वो, उन्होंने संन्यास ले लिया है। काफ़ी पॉपुलर रही हैं ये, इनके चोट की वजह से इन्होंने संन्यास की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी, तो उसके द्वारा जारी एक लिस्ट है जो अप्रैल में जारी हुई है, उसके अनुसार डोपिंग उल्लंघन उसके कारण अयोग्य घोषित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की संख्या में कौन सा देश टॉप पर रहा है? आंसर होगा भारत।
सबसे ज़्यादा जो डोपिंग के मामले हैं वो भारत में। डोपिंग मतलब कि जो खिलाड़ी हैं वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवाओं का, प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग करते हैं, उसी को डोपिंग कहा जाता है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती से भी दवा ले लेते हैं, बीमार हो गए, किसी डॉक्टर ने दे दिया, लेकिन वो प्रतिबंधित था उस खेल के लिए। लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनको ध्यान रखना होता है कि कौन सी दवा लेनी है और कौन सी नहीं। तो भारत में जो है ना 148 सस्पेंडेड हैं एथलीट, मतलब इतने तो साबित हो चुके हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो परसेंटेज भी है डोपिंग पॉजिटिव मामले का। ठीक है। तो 140 एथलीट जो है ना वो सस्पेंडेड हैं। उसके बाद फिर दूसरे देशों का स्थान है। और पॉजिटिविटी दर भी बहुत ज़्यादा है, 3.6% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा। पॉजिटिविटी दर का मतलब क्या हुआ, जो टेस्ट होता है हर खिलाड़ी का ज़्यादातर, तो उन या तो ब्लड सैंपल लिया जाता है या यूरिन सैंपल लिया जाता है, उससे ज़रिए टेस्ट किया जाता है कि प्रतिबंधित दवाएं तो नहीं ली हैं। उसमें से यानी 100 में से 3.6% जो ना वो पॉजिटिविटी दर है। ठीक है। तो नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 7,100 से ज़्यादा सैंपल इकट्ठे किए गए थे। तो बड़ी ही चिंता की बात है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? हार्दिक सिंह ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि यही अवार्ड विमेंस प्लेयर ऑफ द खिताब, मतलब महिलाओं में किसने जीता? नवनीत कौर, उन्होंने यह खिताब जीत लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मियामी ओपन 2026 का एकल पुरुष खिताब किसने जीता, किस खिलाड़ी ने? यानिक सिनर। किस देश के खिलाड़ी हैं? इतालवी हैं, यानी इटली के हैं। अगला क्वेश्चन है मियामी ओपन 2026 का महिला एकल खिताब दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता है? आरेना सबालेंका, बेलारूस की खिलाड़ी हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी गुरजंत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया, तो उन्हें कौन सा सर्वोच्च खेल सम्मान मिला था? अर्जुन अवार्ड उनको मिल चुका था। 2021 में उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने अपने किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 उसको रिटायर कर दिया? आंसर होगा आंद्रे रसेल। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो केकेआर की टीम का हिस्सा रहे 2014 से 2025 तक आईपीएल में। तो ये सम्मान एक तरह से उनको दिया गया है, वो मौजूद भी थे उस समय। अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा यहाँ पर, किस भारतीय वनस्पति विज्ञान रिसर्चर को WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा एन अलीम यूसुफ को, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये कोझिकोड केरल के रहने वाले हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किस महिला समूह को दिया गया? तो उपरोक्त सभी, इन सब को दिया गया है। अफ्रीका से रो तानशी, नाइजीरिया के हैं। एशिया से दक्षिण कोरिया के बोरिम किम को। यूरोप से सारा फिंच, यूनाइटेड किंगडम के। फिर द्वीपीय राष्ट्र से पापुआ न्यू गिनी के थियोनेला रोका माट बॉब। उत्तरी अमेरिका से यूएसए के अनाला अकाक हर्ले। और दक्षिण और मध्य अमेरिका से यूवेलिस मेरालेस ब्लैंको कोलंबिया से। इन सबको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑथर लॉ को सम्मानित किया गया है। 21 अप्रैल को ये दिया गया अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 की विजेता अगर कौन बनी है? आंसर साध्वी सतीश सैल। साध्वी जो ना उनका नाम है, वो साध्वी एक्चुअल में जो माना जाता है कि साध्वी वो नहीं है। ठीक है। तो उन्हें किसने ये क्राउन पहनाया? तो मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल, उन्होंने क्राउन पहनाया है। तो अब साध्वी सतीश सैल जो है ना वो मिस वर्ल्ड 2027 प्रतियोगिता उसकी तैयारी करेंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? आंसर होगा डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया है। ठीक है। तो ये अवार्ड है महत्वपूर्ण। स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड है। क्वेश्चन यहां पर होगा, किस राज्य की पुलिस बल को
उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति ध्वज से यानी प्रेसिडेंट फ्लैग से सम्मानित किया गया हांसों का। बिहार पुलिस और ओडिशा पुलिस दोनों को ये सम्मान दिया गया है 2026 में। तो राष्ट्रपति ध्वज जो है ना, ये किसी पुलिस या सैन्य इकाई या अर्धसैनिक बल इकाई उन सबको दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में 14वीं बार दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट किसे चुना गया? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट उसको चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यही है कि इस रैंकिंग में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी दिल्ली वाला जो है उसकी रैंकिंग क्या देखी गई है? तो 28वीं रैंकिंग देखी गई है। ठीक है, तो टॉप 100 में 4 भारतीय एयरपोर्ट भी हैं। और अब चर्चा करते हैं इंडेक्स यानी सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पे मिलेगा आपको। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का बेसिक मेंबरशिप या फिर आईएसपीसीएस मेंबरशिप बैच लिया हुआ है, उसमें इसके साथ साथ आपको पिछले 2 सालों के पीडीएफ में मिल जाएंगे और अगले 1 साल तक अपडेट वगैरह मिलेगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 के मुताबिक एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो गौतम अडानी है सबसे अमीर व्यक्ति, अब वो हो गए हैं और उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स उसके ताज़ा जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति टोटल 92.6 बिलियन डॉलर हो गई है। अगला क्वेश्चन कि इसके मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क है सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया के, नंबर 1 पर। दूसरे स्थान पर हैं लेडी पेज, तीसरे पर जेफ बेजोस हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मार्च 2026 में घोषित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट उस लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? वर्कला। और ये कहाँ का है? केरल में है। ये केरल का तटीय शहर है ये। और अब चर्चा करते हैं साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और प्रश्न यहाँ पर होगा, भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम बताएं जिसे 27 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर के लिए लॉन्च किया गया, या मतलब लॉन्च स्टेशन तक भेजा गया, लॉन्च अभी नहीं हुआ है, क्षमा करें। आंसर क्या होगा? मतलब लॉन्चिंग के लिए वहां पर भेजा गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। आंसर होगा इसका विक्रम-1। ओके, तो ये स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी है, उसी के द्वारा ये विकसित है। भारत का पहला प्राइवेट तौर पर विकसित ये रॉकेट है। ठीक है, तो तेलंगाना से ये निकला है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर भेजा जा रहा है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि मई में ये रॉकेट जो है ना वो श्रीहरिकोटा वहाँ पहुँच जाएगा और फिर जून के आसपास इसको लॉन्चिंग वगैरह की जाएगी। इससे पहले भी इस सैटेलाइट का दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया था 2020 में, हालांकि केवल निर्माण शुरू हुआ था। 2021 में इंजन का परीक्षण हुआ था, 2022 में एक उड़ान हुई थी, और अब यह है कि वाणिज्यिक लॉन्चिंग होने वाली है, इसके जरिए सैटेलाइट भेजे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत के स्टेज 2 परमाणु कार्यक्रम यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली, तो ये कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा कलप्पम। कलप्पम कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। क्रिटिकलिटी का मतलब क्या हुआ? ये जो ना नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर चेन ऑटोमेटिक रूप से वो चलने लगा है, मतलब उसमें एक बार स्टार्ट करने के बाद उसको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, तो इससे क्या है वो बिजली उत्पादन करने के योग्य हो चुका है। तो कलप्पम में भारतीय नाभिकीय जो विद्युत निगम लिमिटेड है, भावनी कहते हैं शॉर्ट में, तो उसी ने इसको स्थापित किया है। 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो कमर्शियल उत्पादन के लिए तैयार है। और इस रिएक्टर का डिज़ाइन किसने किया है इसको, ये भी याद रखिएगा, IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च उसी ने तैयार किया है। ठीक है, तो स्टेज 2 परमाणु कार्यक्रम है। भारत में 3 चरणीय यानी 3 स्टेज परमाणु कार्यक्रम है, और इसको होमी जहांगीर भाभा उन्होंने इसको बनाया था, आप सोचिए दशकों पहले। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम लास्ट में थोरियम भंडार का उपयोग करें। तो फर्स्ट जो स्टेज है वो हम लोग ज़्यादातर अभी जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो सब इस्तेमाल होता है। उसमें क्या है, प्राकृतिक यूरेनियम डाला जाता है और उससे ऊर्जा बनती है।
ठीक है, उससे चेन रिएक्शन होता है और ये बनती है, तो वो ऊर्जा बनती है, साथ में हमें प्लूटोनियम का उत्पादन हो जाता है उससे जब हम ये काम करते हैं। उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके प्लूटोनियम और यूरेनियम, थोड़ा सा यूरेनियम और दोनों को मिलाकर हम रिएक्टर में डालते हैं। ये स्टेज 2 है जिसकी शुरुआत की गई है, क्रिटिकलिटी हासिल की गई है। तो इससे फायदा क्या है, इससे तो मतलब बिजली बनेगी अच्छी खासी, लेकिन इससे ज्यादा ऊर्जा हमें और मतलब ज्यादा ईंधन और मिल जाएगा। जितना ईंधन लेता है उससे ज्यादा ईंधन ये देता है, और उस ईंधन का इस्तेमाल क्या होगा, फिर प्लूटोनियम आएगा, अधिक से अधिक प्लूटोनियम आ जाएगा, और फिर हम थोरियम आधारित स्टेज 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोरियम क्या है, थोरियम भारत में बहुत ज़्यादा है, दुनिया का 25% थोरियम है भारत में। भारत के जो समुद्र तट है उसके आसपास रेत में ये थोरियम है, और थोरियम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लूटोनियम की ज़रूरत पड़ती है, और प्लूटोनियम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज 2 से निकलेगा। तो यहाँ से प्लूटोनियम और थोरियम को डाला जाएगा, उससे वो ऐसा रिएक्शन होगा जिससे कि ये थोरियम यूरेनियम का चक्र शुरू हो जाएगा, अपने आप उसमें यूरेनियम क्रिएट हो जाएगा। ये है ये। अभी हम स्टेज 3 पर पहुंचे हैं, और अगर हम स्टेज 2 पर पहुंचे, स्टेज 2 पर पहुंचे अभी, स्टेज 3 अगर कर लिया हमने, तो फिर समझ लीजिए कि ईंधन हमें बाहर से परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास थोरियम दुनिया का 25% है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में हो सकते हैं, वो भी मैं दे रहा हूं। प्रश्न यहाँ पर होगा, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसके द्वारा क्रिटिकलिटी हासिल करने के संदर्भ में इस शब्द का सही अर्थ क्या है, क्या कहेंगे हम इसमें? आंसर क्या होगा इसका, परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया, यानी एटॉमिक चेन रिएक्शन जो है ना, वो सुरक्षित रूप से आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाना, उसी को कहते हैं क्रिटिकलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा इससे रिलेटेड, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन किसने तैयार किया है? ये याद रखिएगा, IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, उसी के द्वारा ये तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्टर है उसमें शीतलक यानी कूलेंट के रूप में तरल सोडियम के उपयोग से क्या प्राथमिक लाभ है? इसमें ना हेवी वाटर नहीं इस्तेमाल किया जाता। पहला स्टेज तो था वो हेवी वाटर था, और ये इसमें सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में आसानी से, मतलब बहुत ही कारगर तरीके से गर्मी को सोखता है, और हाई प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और न्यूट्रॉन प्रभावित नहीं होता है। न्यूट्रॉन का विखंडन जो ना वो चलता रहता है, उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अब टॉपिक आगे है कि फ्रांस ने अपने डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए अपने सरकारी कंप्यूटरों को अमेरिकी कंपनी के विंडोज से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफर करने का फैसला किया? तो लिनक्स पर ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है, और ये दुनिया को चौंका रहा है एक तरह से। और इसने कह दिया, दरअसल क्या हुआ ना कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, तरह तरह के युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में और कई बार वो धमकी भी देते रहते हैं, तो जैसे कि जो टैरिफ वगैरह जो लगाया उन्होंने दुनिया के तमाम देशों पर, ज़्यादातर देशों पर, यूरोप पर भी, तो टैरिफ वॉर जो शुरू किया, इससे तमाम दुनिया के देशों को भी ये भी डर है कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो तकनीक है जैसे विंडोज सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब के जरिए भी ना कंट्रोल करने की कोशिश हो हमें। इसलिए डिजिटल तौर पर आत्मनिर्भर हो जाएं, इसलिए ये बड़ा बदलाव करने की प्रयास फ्रांस ने किया है, वहाँ के राष्ट्रपति ने किया है। एक तो राजनीतिक अस्थिरता है, यानी अमेरिका फर्स्ट नीति है, उसके चलते ट्रंप किसी भी देश को मान नहीं रहे हैं। तो जो भू राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स, वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अमेरिका का एक क्लाउड एक्ट है, उसके तहत ये है कि दुनिया में कहीं भी अगर डेटा सेंटर है और अमेरिकी कंपनी का है, तो सरकार जब चाहे वहाँ से डेटा ले सकती है। ठीक है, और कीमतें में वृद्धि कर दी जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए विंडोज़ को हटाया जा रहा है वहाँ पर। ये इसका असर दूसरे चीज़ों पर भी पड़ेगा, दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसरो के द्वारा किया गया IADT 2 यानी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? गगनयान मिशन से संबंधित है।
और 10 अप्रैल को ये महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के तहत ये ड्रॉप टेस्ट कराएगा। ये है क्या, आपको अगर देखेंगे ये करीब एक कैप्सूल है जो कि 5.7 टन वजन है इसका, और चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको गिराया गया और इसमें पैराशूट लगे हुए हैं तकरीबन 10 के आसपास, एक एक करके वो सब खुले, वही टेस्ट किया गया। समुद्र में इसकी लैंडिंग की गई श्री हरिकोटा के पास में। तो ये देखा गया कि अंतरिक्ष में जो गगनयान मिशन के तहत भारतीय जाएंगे अंतरिक्ष यात्री, तो जब ये कैप्सूल आएगा पृथ्वी पर तो उसको कंट्रोल वे में उसको लैंडिंग कराई जा सकती है कि नहीं कराई जा सकती है, कहीं खतरा ना हो जाए। अगर अचानक से गिर गया तो पूरा उसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको असुरक्षा होगी। तो उसी का ये टेस्ट किया जा रहा है और आखिरकार समुद्र में उतारा गया। अगला क्वेश्चन होगा, इसरो ने किस केंद्र शासित प्रदेश में मिशन मित्र यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन उसको शुरू किया? लद्दाख में शुरू किया गया है, लेह में। दरअसल लेह जो है ना, वहाँ का जो जमीन वगैरह है ना, वो कुछ हद तक चंद्रमा के जो तल है उसके जैसा है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की टेस्टिंग वहां पर मिशन मित्र के तहत की जा रही है। अगला क्वेश्चन, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य क्या है? तो आंसर होगा चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला मानव मिशन। ओके, तो ये जो है ना 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और 10 दिन की यात्रा के बाद पृथ्वी से निकला और ये चांद की परिक्रमा करते हुए वापस पृथ्वी पर ये लौट आया है। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और फिर वापस ये आ गया। ओरियन कैप्सूल उसका उपयोग किया गया, आर्टेमिस नाम रखा गया। तो ये आर्टेमिस 2 है, ठीक है। 10 दिनों का ये अभियान रहा है। तो देखिए चंद्रमा पर अब तक जो मिशन हुए हैं वो सब देख लीजिए। वहां पर अगर लैंडिंग की बात करेंगे तो ये आर्टेमिस का जो मकसद है ना, यही है आखिरकार है कि चंद्रमा पर लैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो मानव मिशन था वो था 1968 में, अपोलो 8। हालांकि लैंडिंग नहीं की थी, ठीक है, कक्षा में पहुंचा था वो चंद्रमा के, ठीक है। उसका फिर चंद्रमा का पर उतरने का अभ्यास किया गया था अपोलो 10 के जरिए। फिर आगे अपोलो 11 जो था 1969 में, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन उन्होंने चांद पर मतलब कदम रखा था, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो ये एक ऐतिहासिक पल था। उसके बाद कई बार लैंडिंग हुई और अब लगभग 50 साल के बाद आर्टेमिस मिशन के तहत ये लैंडिंग की कोशिश की जा रही। तो पहले आर्टेमिस 1 हुआ था, फिर 2 हुआ। 1 हुआ जिसमें कोई व्यक्ति नहीं था, चांद का परिक्रमा करके वो लौट आया था। 2 में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया। 3 में क्या होगा, वहां पर स्टारशिप और नए स्पेस सूट का परीक्षण किया जाएगा और लैंडिंग की नींव रखी जाएगी। मतलब वहां पर लैंडिंग किया जाएगा, बस उतरेगा कोई नहीं। फिर 4 जो होगा उसके तहत इंसान जो है ना वो दक्षिणी ध्रुव के पास कदम रखेगा। फिर आर्टेमिस 5 होगा जिसमें क्या होगा, लूनर व्हीकल वहां पर लाए जाएंगे और वहां पर स्पेस स्टेशन, मतलब स्टेशन कहिए, मून स्टेशन बनाए जाएंगे और वहां अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। ओके, और फिर उसके बाद आर्टेमिस के कई सारे प्लानिंग है। प्लानिंग तो ये है कि हम एक स्टेशन ऐसा बनाएं मंगल ग्रह पर जाने के लिए, कि पृथ्वी से उड़े और पहुंचे हम मून पर और मून से वहां से लॉन्च कर दी, ठीक है। उससे क्या होगा, खर्च वगैरह बचेगा, ये सब बातें हैं। अब बात करते हैं हम लोग निधन जो महत्वपूर्ण लोगों के हुए हैं उन सब से रिलेटेड। प्रश्न होगा यहाँ पर, ओलंपिक मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य गुरबख्श सिंह, उनका निधन हो गया 24 अप्रैल 2026 को। तो वो किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से जुड़े थे। 84 ईयर के गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, तो उनका निधन हो गया पंजाब में और हार्ट अटैक आया उनको। और वो 1968 में मैक्सिको सिटी में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उसमें उन्होंने अपने भाई के बलबीर सिंह ग्रेवाल के साथ पार्टिसिपेट किया था। और ये ऐसा मामला था कि 2 भाई एक ही टीम में थे। अगला क्वेश्चन, रघु राय का निधन 26 अप्रैल 2026 को हो गया। तो इनमें से क्या थे? प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे, ठीक है, काफी पॉपुलर व्यक्ति थे और पहले अखबार में शुरू किया, फिर स्वतंत्र फोटोग्राफी की उन्होंने। जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनमें कई सारे थे, जैसे 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी थी
1971 का जो बांग्लादेश युद्ध था, और भी मतलब काफी पॉपुलर व्यक्ति वो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राजनेता नांदेडला भास्कर राव, उनका निधन हो गया 22 अप्रैल 2026 को। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे वो। ठीक है, मात्र 31 दिनों के लिए थे। पहले कांग्रेस में थे, फिर टीडीपी में चले गए थे, तेलुगु देशम पार्टी, वहाँ संस्थापक सदस्य भी बने थे। और टीडीपी के जो संस्थापक थे एनटी रामाराव, वो मुख्यमंत्री थे, उसकी में वो वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। तो जब एनटी रामाराव यानी एनटीआर इलाज के लिए अमेरिका में गए ना, उस वक्त तो मतलब कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने बहुमत का दावा कर दिया था और ये मुख्यमंत्री बन गए थे। और जब वहाँ से वो लौट के आए तो उन्होंने फिर धर्म युद्धम नाम का अभियान चला दिया, फिर इनको हटाया गया और फिर वो मुख्यमंत्री बने एनटीआर। तो ये दल बदल खूब करते रहे हैं, ये बाद में फिर कांग्रेस में आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का निधन हो गया 23 अप्रैल 2026 को? आंसर होगा बीकाजी। ठीक है, बीकाजी के सीएमडी थे, 74 ईयर के थे बीकाजी, इन्होंने शुरू किया था, काफी पॉपुलर ब्रांड। अगला क्वेश्चन है, किस खेल संघ के पूर्व अध्यक्ष एन रामचंद्रन का निधन हो गया 16 अप्रैल 2026 को? तो आंसर क्या होगा इसका? ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन मतलब विश्व स्क्वैश महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ, इन दोनों के जो है ना वो अध्यक्ष वो रह चुके थे। ठीक है, और एक नाम आप जानते होंगे, एन श्रीनिवासन। एन श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, उन्हीं के ये भाई भी थे। मार्क मोबियस, तो उनका निधन हो गया 15 अप्रैल 2026 को। तो क्यों जाने जाते थे? वैश्विक निवेशक थे वो, सिंगापुर में रहते थे, काफी पॉपुलर थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए प्रमुख वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव, तो उनका 5 अप्रैल को निधन हो गया। तो किस देश के मिसाइल डिजाइनर थे? रूस के मिसाइल डिजाइनर थे, और ब्रह्मोस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत में ब्रह्मोस का उत्पादन होता है और वो भारत और रूस के ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया 12 मार्च 2026 को। तो उन्हें इनमें से कौन सा अवार्ड मिल चुका था? आंसर का इसका उपरोक्त सभी। पद्म विभूषण मिला था उनको 2008 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 2000 में, और महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था 2021 में। ठीक है, तो एक बहुत शानदार गायिका, उनका निधन हो गया। और वो जो है वो लता मंगेशकर उनकी छोटी बहन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रश्न यहां पर देख रहे हैं आप कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हो गया 8 अप्रैल 2026 को। तो वो किस राजनीतिक दल से जुड़ी हुई थी? तो आंसर क्या होगा? कांग्रेस। ओके, 94 ईयर की थी, आप जाओ। ओके, और उनका निधन हो गया। और आपको बताऊं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनके कार्यकाल में कई मंत्रालयों को संभाला था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, कर्नल सोनम वांगचुक, तो रिटायर्ड, उनका निधन हो गया 11 अप्रैल 2026 को। तो उन्हें करगिल युद्ध के दौरान कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला था? आंसर होगा महावीर चक्र मिला था। ये सोनम वांगचुक वो नहीं है जो जिनको सरकार ने जेल में डाल दिया था और जो वैज्ञानिक हैं, ये दूसरे हैं। ये इनको लद्दाख का शेर कहा जाता है। 61 ईयर के थे और इन्होंने 1999 में जो करगिल वॉर हुआ था उस दौरान लद्दाख स्काउट्स की 4th बटालियन, उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, असम के फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा, उनका निधन हो गया 4 अप्रैल 2026 को। तो उन्हें राज्य का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था? असम सौरभ पुरस्कार उनको मिल चुका था। 71 ईयर के थे वो और मैन ऑफ गोल्डन बूट के नाम से मशहूर थे वो। प्रश्न हो गया यहाँ पर, किस टेक्सटाइल ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजय पत सिंघानिया का निधन हो गया 28 मार्च 2026 को? रेमंड ग्रुप के। ठीक है, वो भारत के प्रमुख उद्योगपति थे, रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे और 2006 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका था। और अब बात करते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स है ये। ओके, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप शार्प लर्निंग ऐप के जरिए ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य में स्थित
शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 22 अप्रैल को रामसर स्थल में शामिल होने की घोषणा ये कर दी है। शेखा झील, ठीक है, शेखा झील ये अलीगढ़ में स्थित है ये। ओके, तो एक महत्वपूर्ण बात ये रही। और आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में अब तक जो ना टोटल ये 12 रामसर स्थल हो गए हैं टोटल, और 12वां जो है ना शेखा झील है। और पूरे देश में कितने हो गए? तो 99 रामसर स्थल हो चुके हैं। और उसका पीडीएफ में मैंने पूरी लिस्ट भी दे दी है, जो देख सकते हैं आप। ये सब कुछ आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, और पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है, और टेस्ट भी अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न होगा यहाँ पर, किस देश में 20 अप्रैल 2026 को 7.5 रिक्टर तीव्रता का भूकंप आया? इसके बाद तटीय क्षेत्रों में सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई। आंसर होगा जापान। ठीक है, हालांकि उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्वेश्चन यहां पर होगा, भारत ने गहरे समुद्र के जीवों के लिए इनमें से किस रेफरल सेंटर को अपना पहला राष्ट्रीय भंडार नामित किया है? आंसर होगा भाव सागर। यह रेफरल सेंटर केरल के कोच्चि में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के हवाई द्वीप पर जो है ना वहां पर स्थित है किलावा ज्वालामुखी? तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, और फिर से फट गया है। अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो अमेरिका में यह है और यह फट गया है। बिहार में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले के वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया गया? आंसर क्या होगा इसका? पश्चिम चंपारण। बिहार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल पश्चिम चंपारण, क्षमा करें, पश्चिम चंपारण में जो स्थित है वाल्मीकि नगर, तो वहीं पर पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चिउटाहा व गनौली क्षेत्र में किस पक्षी या जानवर के लिए एक नवनिर्मित संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? गिद्ध संरक्षण केंद्र। और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही, यानी कहिए पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर मिल जाएगा। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का बैच वगैरह लिया हुआ है वो डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, फ्री नहीं है इसका पीडीएफ, डेली वाला फ्री होता है पीडीएफ। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब पेड जो हैं उन सभी को ही डाउनलोड का एक्सेस मिलता है, और टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने अप्रैल 2026 में ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने की घोषणा की? आंसर का संयुक्त अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ये फैसला लिया है। और आपको बताऊं कि ये जो गठबंधन है ना, या एक संगठन है, वो सऊदी अरब के नेतृत्व वाला था, और यूएई के इस कदम से जो ना सऊदी अरब को झटका माना जा रहा है। और यूएई थोड़ा नाराज था ईरान के साथ जो अमेरिका का युद्ध हुआ है उसके बाद से, कि उसका तेल जो है ना वो ज़्यादा बिक नहीं पा रहा था, इसकी वजह से, मतलब वो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहा था इसकी वजह से। ठीक है, दरअसल ये ना ओपेक, ये क्या करते हैं ओपेक संगठन, कि तेल के उत्पादन का कोटा रखते हैं, इसलिए ताकि प्राइसेस जो है ना वो ज़्यादा नीचे ना जाए, प्राइस हमेशा बढ़ा कर रखते हैं। और अगर प्राइसेस क्रूड ऑयल के गिरते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ओपेक, ओपेक प्लस, ये सब वो उत्पादन कम कर देते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का मामला आ जाता है, फिर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अभी तो खैर दूसरी वजह से प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ईरान के युद्ध की वजह से, लेकिन आमतौर पर ये होता है। अभी क्या हो रहा है कि यूएई चाह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और बेचें, क्योंकि उसको अपना माल बेचने के लिए जो ना दूसरा रूट भी है, मतलब उसको जो है ना वो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में अपना सामान जो भेजना है उसके लिए चाबहार, सॉरी, ये जो मैप है, मैप इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो इनको क्या है ना, जो अभी चुप कर दिया है ईरान ने अपना जो
हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है हॉर्मुज स्ट्रेट। तो इसके पास ऑप्शन है कि दूसरे रास्ते से भी दे सकता है, लेकिन उत्पादन ये बढ़ा नहीं सकता ओपेक में रह के, इसलिए इसने जो है ना वो अलग होने की घोषणा कर दी है। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ये महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके सदस्य देश हैं सऊदी अरब, इराक, कुवैत, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, गोबैन, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला, ये सब जो है ना इसके मेंबर हैं। और ओपेक प्लस है, उसमें रूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको, ओमान जैसे देश जो है ना वो शामिल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस शहर और उसके देश में, हाँ, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग हुई, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया, बिश्केक, किर्गिस्तान में। 28 अप्रैल को ये मीटिंग हुई थी किर्गिस्तान में। ओके, तो ये बातचीत हुई। भारत ने कहा कि भाई आतंकवाद पर सख्ती से निपटना चाहिए। अगर एससीओ की बात करें तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी कलरफुल दिख रहा है वो सब इसके मेंबर कंट्री हैं। ये चीन और रूस के द्वारा स्थापित यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड एक संगठन है। शंघाई 5 का विस्तार है ये, और इसका गठन जो है ना वो 1996 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान इसके बीच में हुआ था। बाद में इसका विस्तार हुआ और फिर अभी 10 सदस्य इसके हैं, ठीक है। 10 सदस्य के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो एक तो चाइना हो गया, दूसरा रशिया है, फिर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है। तो अभी जो है ना वो जो मीटिंग हुई है वो बिश्केक में हुई है, वो किर्गिस्तान में ही हुई है, यहाँ पर ये वाला है। और इसके मेंबर है ताजिकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और एक और देश है बेलारूस। ये सब जो देश है ना, ये आप मैप देख लीजिए, ये सब एससीओ के मेंबर कंट्री हैं। और इस वक्त अभी जो अध्यक्षता है वो है किसके पास, तो किर्गिस्तान के पास है। ओके, अगला क्वेश्चन वहां पर यहाँ पर होगा कि ब्रिक्स सदस्यों के डिप्टी विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक बिना किसी संयुक्त बयान के समाप्त होगी। तो ये अप्रैल में कहाँ पर आयोजित की गई, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो 11 देशों का जो समूह है ब्रिक्स, उसके जो डिप्टी विदेश मंत्री, इन सब की मीटिंग हुई थी। लेकिन तनाव इतना होगा मध्य पूर्व को लेकर हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। 2 देश यूएई और ईरान, वो प्रतिनिधि दोनों आपस में भिड़ गए, बहसबाजी हो गई बहुत तगड़ी, और इस चक्कर में कोई भी जो है ना चीज़ वो आ, हो नहीं पाया। ओके, और इसमें भारत को लेकर भी काफ़ी वो हुई। भारत जो है ना वो इजराइल को लेकर थोड़ा सॉफ्ट हो रहा था, उसको लेकर भी मतलब ये सब चर्चा हुई। ओके, इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भाषा जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट करना चाह रहा था भारत, उसका विरोध किया कई सारे मेंबर कंट्रीज ने। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, टोटल जो है ना वो ब्रिक्स के 11 सदस्य हैं। और इसमें जो है ना आखिरी बार सऊदी अरेबिया को 2024 में सदस्यता दी गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से वो शामिल अभी नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो वेबसाइट है ना, वो भारत सरकार के जो ब्रिक्स की वेबसाइट बनी है, उसमें 11 सदस्यों को दिखाया गया है। कौन कौन से मेंबर हैं इसके, याद रखना है आपको। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया, टोटल 11। हालांकि सऊदी अरब को मेंबर तो बना लिया गया है, लेकिन उसने रेटिफाई नहीं किया हुआ है अभी तक। क्वेश्चन होगा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 उसकी मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया, तो ये किस वर्ष होने वाला था। आंसर क्या होगा, वर्ष 2028 में आयोजित होने वाला था। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। तो जलवायु, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु फ्रेमवर्क जो ना, उसके तहत ये आयोजन बड़ा सम्मेलन था। दुनिया भर में भारत को एक तो जलवायु लीडर बनने का मौका था, लेकिन भारत ने इससे हाथ खींच लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अप्रैल 2026 में यूएन इकोसॉक उसके तहत किन निकायों के चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की। आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी, मतलब कि CESCR, CSTD, एनजीओ कमेटी और
CPC, इन सब में जीत हासिल कर ली है। ठीक है, इकोसॉक क्या है? यूएन इकोसॉक, तो यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें से ये एक है। अगला क्वेश्चन, यूएन इकोसॉक, उसके निकाय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति यानी CESCR, उसमें किस भारतीय राजनयिक को फिर से निर्वाचित किया गया? प्रीति सरन को फिर से निर्वाचित किया गया है, और वो अभी भी जो है इसकी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यहीं सामने आ गया है। चलिए मैं बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस की किस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष से भारत में 25 लाख लोगों के गरीबी में जाने का खतरा है? आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट ये है, इसका रिपोर्ट का नाम है मिलिट्री एक्सकलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इम्पैक्ट अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। तो इसमें एशिया और पैसिफिक, तो उस सब के क्षेत्रों के में जो प्रभाव है उसको बताया गया है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए कि वैश्विक स्तर पर 88 लाख लोगों के गरीबी में जाने का खतरा है इस युद्ध की वजह से। ठीक है, और इसकी वजह से भारत में 25 लाख लोगों जो ना गरीबी में जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। गरीबी दर जो है ना वो भारत की बढ़ सकती है, ये आशंका जताई गई है। और अब बात करते हैं विदेश यानी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न यहां पर होगा, किस अफ्रीकी देश में आतंकी और विद्रोहियों के एक साथ हमले और हिंसा की वजह से भारत सरकार ने अप्रैल 2024 में वहां अपने नागरिकों को घरों में रहने की एडवाइजरी जारी की? आंसर का माली। माली में क्या हुआ ना, 25 अप्रैल की सुबह कई शहरों में वहां पर, जैसे वहां की राजधानी बमाको है, इसके अलावा जो दूसरे शहर है काटी, गाओ, मोप्ती, सावारे, वहां पर एक साथ हमला हुआ। और इस दौरान वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी हत्या कर दी गई, कर्नल सादियो कैमरा उनकी भी। और ये कोई सामान्य हिंसा नहीं थी, एक साथ और बहुत सारे जो सैन्य ठिकाने थे सेना के, उन सब पर कब्जा कर लिया बहुत जगहों पर। और इसमें जो अल कायदा से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है JNIM और इसके अलावा दूसरे FLA, ये सब मिलकर हमला किया था और बड़ा ही खतरनाक रहा है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ना सैन्य शासन रहा है पिछले कई सालों से। पहले फ्रांस की सेना वगैरह रहती थी यहाँ, उन सबको सैन्य शासन ने भगा दिया, हटा दिया। और इसी के बाद अब ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी ताकतें जो है ना, पश्चिमी देश हैं, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे खदान हैं, सोने के माइंस हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए एक तरह से यहाँ पर विद्रोह करवाया जा रहा है और इस तरह से हमला करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि किस देश या किस अफ्रीकी देश में अप्रैल 2026 में आतंकी विद्रोहियों ने एक साथ हमला और हिंसा करके सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री की भी हत्या हो गई? माली में यह घटना हुई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित करके सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? अब ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तुर्की जो है ना, वो उसने 23 अप्रैल को ये लागू किया है। दरअसल हुआ वहाँ पर एक स्कूल में 14 वर्ष के बच्चे ने फायरिंग कर दी और कई लोगों की, बच्चों की मौत हो गई, उसकी भी मौत हुई, इस बच्चे की भी। और पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता चला कि ऑनलाइन जो गतिविधियां थी उससे उसके दिमाग में ये सनक पहुंची थी कि वो ये सब कार्रवाई करे। ठीक है, तो इसी वजह से फिर तुर्की ने ये कानून लागू किया है। अच्छा, इससे पहले कई देश प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। इंडोनेशिया ने भी बैन किया है। स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, वो भी पहुंच के रोकने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस खाड़ी देश ने दुनिया का पहला एयर टैक्सी स्टेशन शुरू किया? UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दुबई में ये शुरू किया है कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ये व्यवस्था हो सके। हंगरी का आम चुनाव 2026 में किसके नेतृत्व वाले राजनीतिक दल ने जीता है? आंसर होगा पीटर
मंग्यार, काफी चर्चा है इसकी। दरअसल इससे पहले ना विक्टर ओब्रायन थे, 16 साल से सत्ता में थे। वो ट्रंप के भी करीबी थे और पुतिन के भी करीबी थे। तो अब वहां पर तिस्जा पार्टी ने जीत हासिल की है और इन्होंने पीटर मंगवार ये जीत गए हैं वहां पर। ठीक है, तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन, शांति वार्ता विफल होने के बाद किस देश ने ईरान के सभी बंदरगाहों उससे निकलने वाले जहाजों पर की नाकेबंदी की? आंसर होगा यूएसए, अमेरिका। अमेरिकी सेना ने 13 अप्रैल से ईरान के मतलब बंदरगाह की नाकेबंदी की और उसके बाद नतीजा है कि ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया इसको। तो दिक्कतें चल रही हैं, हालांकि कभी भी समझौता हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में अप्रैल 2026 में बेनतीजा रही शांति वार्ता का मेजबान शहर इनमें से कौन रहा? आंसर होगा इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि किसकी मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्ते का सीज फायर पर सहमति बनी थी? पाकिस्तान के बीच में आने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूएनएससी में हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर किन देशों ने वीटो कर दिया 7 अप्रैल को? आंसर होगा चीन और रूस। दरअसल बहरीन के माध्यम से अमेरिका ने प्रस्ताव भिजवाया था यूएनएससी में कि इसको खोला जाए, उसके लिए दुनिया की सेना वहां पर पहुंचे, लेकिन चीन और रूस ने इसमें वीटो कर दिया और ये खारिज हो गया वहीं पर। मतलब कि अब कानूनन तरीके से कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, अमेरिका और ईरान को बैठकर ही बातचीत करनी है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के किस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त F-15E फाइटर जेट के पायलट के रेस्क्यू अभियान के दौरान अमेरिका के 2 HC-130J एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए? आंसर होगा इस्फहान। ये इस तरह का नज़ारा उसके बाद देखा गया, ये ईरान की ओर से जो वीडियो जारी हुआ उसमें। हालांकि इसमें एक और बात सामने आ रही है, एक और बात ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने इस्फहान में जो वहाँ पर जो न्यूक्लियर साइट थी जहाँ पर बम गिराया था पिछले साल अमेरिका ने, तो वहाँ से जो यूरेनियम जो वगैरह जो है ना वो इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की थी। और उसी के दौरान जब ईरान की जो IRGC जो सेना है उसने जब जवाब दिया, उसके बाद ये नज़ारा हो गया था। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हम तो अपने जो पायलट थे उनको बचाने गए थे। ठीक है, इस्फहान जो ना ईरान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और ये परमाणु केंद्र भी है, बहुत चर्चित। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक युद्ध क्षेत्र में फंस गए। ये संकट मुख्य रूप से किस जल क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? तो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। ओके, पर्शियन गल्फ। अगर इसमें ऑप्शन हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो वो नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, तो सारे जहाज फारस की खाड़ी में ही वहां ही रुके हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि फारस की खाड़ी किन देशों से घिरी है जहां पर पश्चिम एशिया संकट की वजह से कार्गो शिप के 20,000 से ज्यादा नाविक फंस गए, भारतीय भी हैं? इसका आंसर क्या होगा? ये मैप के जरिए चीज़ों को समझना होगा। आंसर है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ठीक है, तो ये एक बार मैप के जरिए समझ लीजिए कि ये ईरान है, ये है पर्शियन गल्फ। तो ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ पर कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यहाँ पर बहरीन है, ये जो है कतर है, इधर यूएई है और यहाँ पर ओमान भी है, ये ओमान का एक हिस्सा यहाँ भी है। ठीक है, इसी से ये घिरा हुआ पर्शियन गल्फ। तो ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। जो डेली का करंट अफेयर्स देखते हैं उनको मैपिंग वगैरह सब कुछ रिवाइज हो जाता होगा। अगला क्वेश्चन है, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध के दौरान किस देश ने अपने आर्मी चीफ सहित 3 से ज्यादा अधिकारियों को टॉप लेवल के उनको पद से हटा दिया? अमेरिका। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है ना पीट हेगसेथ, उन्होंने ही आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज उनको और 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, कह दिया इस्तीफा दे दो, और बर्खास्त की भी बात हो रही थी। तो ये एक तरह से दिख रहा है कि ट्रंप कितने
इस युद्ध में बेबस से हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, प्रश्न यहां पर है कि पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव के दौरान किन यूरोपीय देशों ने ईरान युद्ध के लिए इजराइल जा रहे अमेरिकी मिलिट्री विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया या फिर ओवरफ्लाइट को रोक दिया? आंसर का स्पेन और फ्रांस। बहुत ही कठिन फैसला लिया इन दोनों ने। कह दिया कि हमारे ऊपर से तो इजराइल जाने के लिए उड़ना ही नहीं है, ये केवल और केवल जो सैन्य विमान है अमेरिका के उन्हीं के लिए है। आप सोचिए कि कितना ज्यादा तनाव नेटो देशों के बीच में है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने रक्षा बजट में 42% की वृद्धि करके 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने का प्रस्ताव, अपना रक्षा बजट, डिफेंस बजट, वो प्रस्ताव अपनी संसद को भेज दिया है, जिससे दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू होने की आशंका जताई जा रही है? अमेरिका। ठीक है, और कितना बढ़ाया है, गजब, मतलब 42% बढ़ाने, क्या बात है, इतनी बढ़ोतरी ये है। अगला क्वेश्चन देते हैं किस यूरोपीय देश ने युवा पुरुषों को देश छोड़ने, मतलब 3 महीने से ज्यादा वक्त के लिए देश छोड़ने से पहले सशस्त्र बलों से अनुमति का कानून लागू किया? जर्मनी। तो ये जो तनाव चल रहा है ना पश्चिम एशिया में, उसके बीच में तमाम यूरोपीय देश भी अपनी तैयारी कर रहे हैं युद्ध से रिलेटेड। तो जर्मनी ने ये कर दिया है कि 17 से लेकर 45 ईयर तक के जो एज के युवा हैं, वो अगर 3 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए, ठीक है, अगर देश को छोड़ रहे हैं, पहले सेना से परमिशन लो, उसी के बाद जा सकते हैं। वहाँ के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश को ग्रीन पार्टनरशिप के तहत 90 इलेक्ट्रिक बसें सौंपी? मॉरिशस को। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वो मॉरिशस की यात्रा पर गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गुलाम को 90 इलेक्ट्रिक बस सौंपी। टोटल 100 सौंपे जाने हैं भारत, और उसने ये एग्रीमेंट किया हुआ भारत और मॉरिशस ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा उचराल न्याम ओसोर, तो वो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं नए। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मिंग आंग व्हाइन। तो वो म्यांमार के सैन्य जनरल हैं, उन्होंने ही तख्ता पलट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशिया का पहला देश जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया? आंसर का इंडोनेशिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दुनिया का पहला देश ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन एशिया की बात हो गई तो वो पहला देश है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये 28 मार्च से इसको लागू कर दिया, वहाँ के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो ने ये सब फैसले किए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं किस पड़ोसी देश में नई सरकार बनते ही वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? नेपाल। 28 मार्च को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के बालन शाह, तो उसी के बाद ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। योजना से रिलेटेड प्रश्न, क्वेश्चन होगा केंद्र सरकार ने 21 केरोसिन फ्री राज्यों और यूनियन टेरिटरी में घरेलू उपयोग के लिए पीडीएस और चयनित पेट्रोल पंपों पर केरोसिन की जो बिक्री है वो 60 दिनों के लिए अनुमति दी। तो ये इमरजेंसी निर्णय किस कानून या नियम के तहत लिया गया? आंसर का पेट्रोलियम एक्ट 1934 और पेट्रोलियम रूल्स 2002, उसके तहत ये किया गया। दरअसल आप देख ही रहे हैं पश्चिम एशिया में या जो युद्ध का तनाव है उसकी वजह से गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन सब का आना जो है ना वो मुश्किल हुआ है। तो ऐसे में जो किल्लतें शुरू हुई एलपीजी की, तो उसके बीच में सरकार ने ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। अगला क्वेश्चन है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर वहाँ के जेवर एक जगह है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये प्रमुख हवाई अड्डा है और इसके निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के साथ समझौता हुआ था। एक रनवे चालू हुआ है, टोटल 6 रनवे होंगे आने वाले वक्त में। ये भारत का सबसे बड़ा
एयरपोर्ट रनवे के हिसाब से होने वाला है, लेकिन उसमें कई साल लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो मार्च 2026 तक या अप्रैल 2026 तक कहिए, उत्तर प्रदेश जो है उसमें 5 एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर केरल, फिर तमिलनाडु है, जहां 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये इसमें चित्रकार का भी दे दिया क्योंकि ऐतिहासिक चीज है ये। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस चित्रकार की 1890 के दशक की जो ऑयल पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण की, उसकी नीलामी हुई है 167.2 करोड़ रुपए में, जो अब तक की किसी भी भारतीय कलाकृति के लिए हासिल की गई सबसे बड़ी रकम है। राजा रवि वर्मा, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार थे वो, तो उन्हीं की ये पेंटिंग है और इसको जो है ना उस अरबपति उद्योगपति और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइप्रस पूनावाला ने खरीदा है। राजा रवि वर्मा फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये 1848 में त्रावणकोर किली मानूर शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जो आजकल आप जो देखते हैं ना भगवानों की तस्वीरें, भगवानों की मूर्तियां, इस वो कल्पना जो ना इन्होंने ही की थी। और इन्होंने जो चित्र बनाए थे कि राम ऐसे थे, तो वही चित्र जो है ना वो आज तक हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कृष्ण कैसे थे, ये सब चीजें जो है ना वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अब हम आ चुके हैं आखिरी स्टेप पर, और ये दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दे रहा हूं मैं आपको। प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नृत्य यानी डांस के मूल्य और महत्व का जश्न मनाने के लिए। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया था? अप्रैल के आखिरी शनिवार को 2026 में 25 अप्रैल था ये। 2026 की जो थीम है वो है पशु चिकित्सक भोजन और स्वास्थ्य के रक्षक। ठीक है, ये है इस बार की थीम। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है आईपी और खेल तैयार शुरू नया करें। यह है इस बार की थीम। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है मलेरिया को खत्म करने का संकल्प अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। यह है इस बार की जो थीम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, शांति और बहुपक्षीयता एवं कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो वह है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को, और इस बार की थीम है मजबूत आदतें मजबूत लिवर। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है, और थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। यह है इस बार की थीम। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और थीम है निदान देखभाल का पहला कदम। प्रश्न होगा, हिमाचल प्रदेश दिवस यानी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 15 अप्रैल को, और इस बार की थीम है अभिव्यक्ति का उद्यान, कला के माध्यम से समुदाय का पोषण। अगला क्वेश्चन, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व चगास रोग दिवस तो वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तो 14 अप्रैल को। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 9 अप्रैल को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। इस दिन सोवियत नागरिक यूरी गागरिन, वो पहली उनकी मानव अंतरिक्ष उड़ान थी दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पार्किंसंस डे कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। ठीक है,
विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। अगला क्वेश्चन होगा महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाई गई 11 अप्रैल 2026 को। तो उन्होंने 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। छुआछूत के विरोध में बहुत सारे धार्मिक आडंबर हैं उनके खिलाफ में, ठीक है, ये सब। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा आपका 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खनन कार्य का सहायता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस तो ये है 2 अप्रैल को। इस बार की थीम है ऑटिज्म और मानवता, हर जीवन का महत्व है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वर्ष 2026 में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 19 मार्च को मनाया गया है, ठीक है। और इस बार की थीम है स्वास्थ्य के लिए साथ मिलकर विज्ञान के साथ खड़े हों। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का स्थापना दिवस, तो 1 अप्रैल को मनाया गया। राजस्थान का स्थापना दिवस तो हो गया था ना? नहीं हुआ था। 2026 में राजस्थान का स्थापना दिवस ये मनाया गया है 19 मार्च को मनाया गया, ठीक है, 19 मार्च को इस बार मनाया गया, तिथि बदली गई है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का जो स्थापना दिवस है तो 1 अप्रैल को मनाया गया। स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1935 को हुई थी, ठीक है। उत्कल दिवस, ओडिशा डे, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का नया वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। विश्व तपेदिक यानी टीबी डे वो मनाया जाता है 24 मार्च को। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, और अभी बैचेज पे छूट भी चल रही है। करंट अफेयर्स चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो उसकी तैयारी यहाँ पर शानदार हो जाएगी। एक बेसिक मेंबरशिप है एसएससी टीचर लेवल, पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का, दूसरा एसपीसीएस लेवल का है, और इसमें पीडीएफ मिलता है, वीडियो मिलता है, मॉक टेस्ट, ये वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस वीडियो का भी। और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट अगले 1 साल तक अपडेट मिलता है। और पीडीएफ कई तरह के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग होते हैं, एक वन लाइनर अलग होता है, एमसीक्यू अलग होता है, एमसीक्यू विद डिटेल नोट्स अलग दिए जाते हैं, और साथ में वीडियो के लिंक भी होते हैं। अगर और डिटेल में किसी कंटेंट को समझना चाहते हैं तो क्लिक करें और वो वीडियो ही ओपन हो जाता है, काफ़ी मैपिंग वगैरह सबके साथ, तो आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। और डेली का वीडियो भी ज़रूर देखिए करंट अफेयर्स का यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर।